morning guys, welcome back to a new session. So we will continue from the previous video. So उसमें दिखा था कि भाई enhance investment can help in enhance investment in resilience that provide benefits in reducing disaster risk in agriculture and improve productivity and livelihood. So भाई अगर if we are doing investment, it will help in creating resilience and that resilience will help mitigate disaster risk and hence increasing income as well as securing nutrition and food security. सो भाई ये बोल रहा है कि भाई एंटीसिपेटरी एक्शन बहुत जरूरी है कि एक रिपोर्ट एफएओ की ही रिपोर्ट है कि अगर $1 इज इन्वेस्टेड इन एंटीसिपेटरी एक्शन टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कि भाई जैसे बारिश कम होने वाली है हमें पता चल गया ड्यू टू फोरकास्टेड हैजर्ड्स जैसे मॉडल के जरिए जैसे IFAD का है मॉडल उसने वहाँ पे आया था नीचे न्यूज़ में बनाया है। एक मिनट लेट मी IFAD ने बनाया है शायद हैदराबाद साउथ में कहीं बनाया है वायलेटिंग अ क्रॉप फोरकास्टिंग फ्रेमवर्क महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में। तो इससे क्या होता है कि भाई फोरकास्ट से दे कैन बी रेजिलियंस इनफ है ना, they will use good seeds है ना, एग्रीकल्चर सिस्टम दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो भाई इन्वेस्टमेंट एक तेलंगाना की स्कीम है ऋतु बंधु जिसमें पर एकड़ पर सीजन 5,000 रुपीज दिए जाते हैं। 5,000 पर एकड़ पर फार्मर ये दिए जाते हैं। तो ये ऋतु बंधु इज आप पुट कर सकते हो स्कीम पर सीजन पर उसमें हॉर्टिकल्चर सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है जैसे इसमें लिखा है एंड उससे इनकम बढ़ेगी और जो ये अलग है प्लस कि भाई इन डेप्थनेस में फार्मर नहीं जाएगा अगर आपको एक एफर्मेटिव एक्शन मिल रहा है। तो एक और पॉइंट है कि भाई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। तो भाई 80% ऑफ द वर्ल्ड का जो फार्मर है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या होता है, मार्जिनल होता है इसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है और स्मॉल होता है जिसका 2 हेक्टेयर है से कम है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। तो 5 एकड़ आप बोल सकते हो जिसके पास लेस देन 5 एकड़ है दैट आर कॉल्ड एज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो वर्ल्ड 80% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर दोज हैव 12% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बट दे प्रोड्यूस 1/3 अपने से ज्यादा 1/3 ऑफ फूड प्रोडक्शन। इंडिया में भी डेटा यही है कि भाई इंडिया में 86% पीपल हैव लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड और 5 एकड़ बट इनके पास 46% लैंड है 46% लैंड है और ये प्रोड्यूस करते हैं 51% ऑफ इंडियाज फूड प्रोडक्शन। सो भाई ये डेटा है ऋतु बंधु स्कीम है 5,000। अब ये बढ़ गया डेटा, अब तो पैसे ने बढ़ा दिया है BRS ने स्कीम के। तो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं भाई बीजिंगम पोर्ट पे। तो जैसे कल बताया था कि इट इज वेरी क्लोज टू इंटरनेशनल शिपिंग रूट। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है रिप्लेस बन जाएगा इंडिया का जो 75% कार्गो इंडिया का संभाल सकता है ट्रांसशिपमेंट का। अभी तक कोलंबो कलांग और सिंगापुर संभाल रहे थे और यूएई में भी है यूएई में भी है जैसे दमम और फसील का ऐसी दैट इज और एक दो पाम आइलैंड्स के वहां पे भी एक है। सो भाई ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई और क्या क्या रोल है भाई, इसका रोल हो सकता है बंकरिंग हब भी बनेगा, ग्लोबल बंकरिंग हब। अब बंकरिंग हब क्या होता है भाई, बंकरिंग हब इज अ प्लेस वेयर शिप्स जो होती है वो अपने आप को रिफ्यूल कर सकती है लाइक पेट्रोल भरवाने के लिए होता है। तो अभी तक भाई सिंगापुर और जो मैंने नाम लिया सिंगापुर और यूएई वाले जो पोर्ट है वो मेजर बंकरिंग हब है। तो उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है ऑयल। तो भाई पर आजकल जैसे WMO ने बोला है कि भाई क्लीन ओशन को भी साफ रखना है। तो भाई प्लस इसका प्लस क्या है कि भाई क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करेगा जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। तो भाई ये है। अब देखो भाई हाइड्रोजन तो आपने पढ़ा होगा, अब अमोनिया भी ऐसा फ्यूल यूज होता है पर प्रॉब्लम क्या है, देखो भाई आप हाइड्रोजन कैसे बना रहे हो, इसमें भी जैसे हाइड्रोजन कैसे बना रहे हो तो मेन तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस से जो होता है वो ग्रीन होता है। अमोनिया में भी ये है कि भाई जब अमोनिया बनता है आपको अमोनिया पता अमोनिया बात है कि अमोनिया बनता कैसे। हेबर एंड अमोनिया एक बहुत फेमस प्रोसेस है
हेबर एंड फ्रेंड्स, हेबर प्रोसेस, हेबर एंड फ्रेंड्स है नाम, मैं भूल रहा हूँ, पर हेबर के आगे पता नहीं एक और नाम है। तो भाई ऐसे बनता है अमोनिया। ये नॉर्मल लैब मेथड है कि भाई एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन डाला जाता है, कुछ भी हो सकता है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इसका स्टीम के हीट में, और इससे CO2 बनता है प्लस सिन गैस बनती है। सिन गैस बहुत जरूरी है, इसको व्हाइट गैस भी बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, इसको सिन गैस बोलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जब भी सिंगैस बन जाती है, इसको फिर से पहले रिफॉर्म में डाला जाता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को, उससे सिंगैस बनती है। इससे फिर सिंगैस शिफ्ट कन्वर्टर में डाला जाता है, वहाँ प्रॉपर हाइड्रोजन प्लस CO2 बन जाता है। CO2 को एसिड गैस सिंबल में डाला जाता है, इससे CO2 एमिशन CO2 होता है, प्रॉपर हाइड्रोजन रिलीज होता है। हमें ये हाइड्रोजन चाहिए होता है, हाइड्रो जो मेन काम होता है, जो हम LNG यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने, हाइड्रोजन ही चाहिए होता है हमें। तो इससे जो हाइड्रोजन आता है, इसको एटमोसफेयर से नाइट्रोजन निकाल रखी होती है, उसको मिला के अमोनिया बन जाता है। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है हाइड्रोजन बनाना। अब देखो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ये CO2 एमिट हो रहा है बहुत, तो ये नहीं है, इट्स नॉट कॉल्ड ग्रीन अमोनिया। तो ब्लू अमोनिया क्या होता है कि भाई ये जो आपने एमिशन निकाले, इसको स्टोर कर लिया वापस किसी तरीके से, उसको बोलते हैं ब्लू अमोनिया। और ग्रे अमोनिया होता है कि भाई नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये एमिट होता जा रहा है, तो बहुत एमिशन वाला, बहुत नेगेटिव होता है ये वाला फ्यूल। और ग्रीन होता है कि भाई ये रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन आ रहा है, लाइक यूजिंग लाइक सोलर एनर्जी, विंड मिल से फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसका, और फिर ये अमोनिया बन रहा है, तो इसको ग्रीन अमोनिया बोलते हैं। ये प्रोसेस है अमोनिया का, हेबर हेबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। और अमोनिया, और एक और चीज बताता हूँ भाई, अमोनिया क्यों एक अच्छा फ्यूल है, जो फ्यूचर का फ्यूल बन सकता है, कि अमोनिया का जो एनर्जी डेंसिटी है वो तो हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, 12.7 मिली जूल पर मिलियन जूल पर लीटर। हाइड्रोजन का तो भाई 8.5 है, तो उससे भी ज्यादा है। और हाइड्रोजन को आपको पता है ठंडा रखना पड़ता है हाइड्रोजन को, तो उसका टेम्परेचर क्रायोजेनिक में -2053, ये भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसको -33 डिग्री में ही आप रख सकते हो, थोड़ा अच्छी तरह रख भी सकते हो, स्टोर भी, और लेस फ्लेमेबल भी है। पर इसका एक घाटा है अभी कि भाई इसको लाइक इग्नाइट करना बहुत डिफिकल्ट है, वो प्रोसेस ना है नहीं, मतलब ये एनर्जी निकालता नहीं जल्दी, लाइक बहुत कूल ठंडा फ्यूल है, इसमें कैटलिस्ट या कुछ डालना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए, तो उस पर वर्क हो रहा है। तो ये फ्यूचर फ्यूल है ग्रीन अमोनिया। तो भाई ये फर्टिलाइजर से आया है गुआनो, ये प्लस पॉइंट है। गुआनो क्या है, गुआनो भाई एक तरीके से फर्टिलाइजर नेचुरल, जो साउथ अमेरिका साइड में लाइक बैट, ये एनिमल शिट में पाया जाता है, बर्ड्स में, बैट्स की शिट में। इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच इन फॉस्फेट पोटेशियम, बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत जगह एक्सपोर्ट हो जाता है। पेरू और चिले है, पेरू का तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है, ये रेवेन्यू लाता है। तो ये रिच इन दिस होता है, फर्टिलाइजर होता है गुआनो, ठीक है। ये ये आइलैंड में, ये कौन सा आइलैंड में मिल रहा है, ये मिलता है, दीज आर फेमस इन लाइक इंडिविजुअल आइलैंड जहाँ मतलब बर्ड्स ही रहती है। तो एक चिंचना आइलैंड्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, चिंचना आइलैंड्स में, ये पेरू में है। और एक चिले का आइलैंड है अहुओकीवी, पोलिनेशिया में आता है शायद, इधर ही वो मूर्ति है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे पत्थर वाली, स्टोनहेंज, स्टोनहेंज नहीं, स्टोनहेंज यूके में है, नाम भूल गया इसका मैं। कमेंट में बताना क्या होती है मूर्ति है जो इंसानों जैसी, ऐसे ऐसे ऐसे, वो इसी आइलैंड पे, यहाँ पे चिले का है वो, ये आइलैंड। तो भाई ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई एस्टिवेशन क्या है भाई। एस्टिवेशन ये न्यूज में आया था भाई, एस्टिवेशन एक लाइक एस्टिवेशन है, एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। इट्स अ बायोलॉजिकल फिनोमेना where an animal enters a state of dormancy or inactivity in response to high temperature to conserve energy as well as water, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो भाई ये वेस्ट अफ्रीकन लंग फिश करती है, इसकी नेट जो पे बहुत अच्छी वीडियो आप देखना, नेट जो वेस्ट अफ्रीकन लंग फिश करना, बहुत ही प्यारी वीडियो। और ये डेजर्ट टोटोइस भी करता है इसको, कि भाई ये तो भाई क्या करती है, जैसे ये गड्ढा में घुस जाता है, ये क्या करती है भाई, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप, मतलब इसके गिल्स प्रिमिटिव है,
ये इसको हर आधे घंटे में सरफेस में आना पड़ता है भाई हवा लेने के लिए, कि पूरे टाइम पानी में नहीं रह सकती। और प्लस इसके जो फिन्स है वो भाई अजीब से वो चल, जिससे ये अपने आप को चल सकते, धक्का दे सकते, इसके फिन्स थोड़े लंबे लंबे से हैं। और भाई ये क्या होता है, जब पानी का कम हो जाता है, लाइक सूख जाता है, तो जो दलदल बनता है उसमें गड्ढा, मतलब मुंह से मिट्टी खाती है, अंदर घुसती है और मिट्टी अपने गिल से बाहर निकाल देती है और गड्ढे में अंदर चली जाती है। और फिर म्यूकस करके एक बाहर एक लेयर बना लेती है, और उस गड्ढे में थोड़ी हवा आती रहती है और ये अंदर ही रहती है जब तक नेक्स्ट बारिश नहीं आती है। तो भाई ये डेजर्ट टोर्टोइस है, इस वाले की भाई आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, ध्यान रखना। इसका एक और कजन है गोपेरस परागिया नाम कुछ और है, वो नीचे रहता है थोड़ा, मिलता है भाई जो सोनोरन डेजर्ट कैलिफोर्निया साइड उधर मिलता है। और इसका जो कजन है वो भी नीचे एक सिनोलोन डेजर्ट है, वो भी इसकी जस्ट सोनोरन डेजर्ट के नीचे मैक्सिको में है, उधर पाया जाता है, पर वो वल्नरेबल है। और ये भी नॉट थ्रेटेंड, ये वेस्ट अफ्रीकन फिश इज नॉट थ्रेटेंड, इट्स लाइक गुड क्वांटिटी। तो एस्टिवेशन ये होता है, एस्टिवेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। खत्म, आज जल्दी से खत्म कर देते हैं, हमने ये पढ़ लिया, देखते हैं क्या बच गया है। गाइस इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो बंकरिंग हब समझ लेना क्या होता है, बंकरिंग हब क्लियर कर दिया, एस्टिवेशन कर लिया। अभी भाई ये आपको पढ़ाते हैं। अभी वर्ल्ड फूड प्राइस होता है, और वर्ल्ड फूड प्राइस और दो अवार्ड होते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइस प्लस एक और होता है वर्ल्ड फूड प्राइस में ही बॉर्लक अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। तो दोनों कंफ्यूज मत कर लेना। वर्ल्ड फूड प्राइज भी नॉर्मन बॉर्लॉग अवार्ड है, और ये नॉर्मन बॉर्लॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन अलग अवार्ड। तो भाई ये तो अभी किसी और को, जेनी कोई यूनाइटेड स्टेट्स वाली को दिया था, और ये वाला दिया है अभी इंडिया की जो स्वाति नायक को, वही राइस पे काम करा वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो भाई इस ये अवार्ड कम डॉलर का है, ये $10,000 है, रॉकफेलर इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। ये शायद $2.5 लाख है, चेक कर लेना वर्ल्ड फूड प्राइस। और ये भी बहुत सारे एनजीओ लाइक प्रॉपर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन और भी ग्रुप है, वो मिलके देते हैं। तो भाई वर्ल्ड फूड प्राइज सबसे पहले स्वामीनाथन, वर्ल्ड फूड प्राइज बनाया इसलिए गया था कि एक नोबेल प्राइज, क्योंकि जो नॉर्मल बॉल लोग थे उनको 1970 में पीस प्राइज मिला था। तो बाद में उनके पास गए कमेटी के पास कि भाई एक एग्रीकल्चर में बनाओ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बन सकता। तो फिर उन्होंने 1986 में कोशिश करी, लोगों को ढूंढे, तो फिर वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, और जो पहला प्राइज था स्वामीनाथन जी को दिया गया। और इसमें देखो वर्गे से कुरिन को भी दिया गया है, जो मिल्क ऑपरेशन फ्लड में था, तो इसकी भी बहुत जरूरी है। प्लस में एक और चीज़ है भाई, मोहम्मद यूनुस जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस बनाया था ग्रामीण बैंक में, उनको भी मिल रखा, पर इनको नोबेल प्राइज 2006 में मिला, और ये 1994 में मिल गया था। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, नई चीज़ है। तो ये हो गया नोबेल प्राइज फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। और ये प्राइज होता है अंडर 40 को मिलता है। इसके ये एक क्राइटेरिया कि अंडर 40 यंग होना चाहिए, अंडर 40 साल से बड़े लोगों को नहीं मिलता है। ये हो गया 12.7 एंड 8.5, इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई है। हाँ, अब मैं वो आपको फिनिश कर देता हूँ, जो ये कहानी है, ये ऐसे मिला था, ये ऐसे जाके वो बना था, ये नहीं सॉरी, ये वाला, ऐसे वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। तो हाँ, अब भाई ये पढ़ते कि देखो क्यों मैंने बोला था, जैसे हीट वेव की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है, कि भाई वीट का साइज श्रिंक हो जाता है, क्यों होता है, फ्रूट का आउट वो भी जूस उस कंटेंट कम हो जाता है। इट्स मेनली हैपन ड्यू टू दिस C4 फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस दो तीन तरह के होते हैं। C3 इज द मोस्ट कॉमन। हाँ, C3 जो प्लांट में 75% वर्ल्ड के 85% यही फॉलो करते हैं। इट्स गुड फॉर कोल्ड एंड टेम्परेट क्लाइमेट, जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं है उधर के लिए बेस्ट है ये। दिस इज वेरी गुड फॉर हॉट एंड ड्रॉट लाइक, और ये तो भाई वेरी हॉट और ड्राई के लिए होता है। तो अलग अलग एजुकेशन है, मेजॉरिटी प्लांट्स यही फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आता है,
और ये एक ये रूबिसो एंजाइम होता है, रूबिस्को रूबिस्को नाम का एंजाइम होता है, इससे कनेक्ट होके पीजीए बनाता है। ये ही 3 कार्बन को इसलिए C3 बोलते हैं। ये पीजीए थोड़ी देर बाद फिर रिएक्शन देके पीजीएल बनाता है, मोटा मोटा ये है। फिर पीजीएल से कुछ टाइम बाद ग्लूकोज बन जाता है, जो कि फूड, जो प्लांट मेन फूड बनाता है। और ये कुछ पीजीए फिर वापस से इस साइकिल को, तो इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। तो ऐसे ही प्लांट फूड वो बनाता है नॉर्मल। तो जो हॉट जो नॉर्मल कोल्ड मतलब टोमेटो खुला रहता है, तो भाई इससे वाटर की इतनी वो भी नहीं होती कि भाई वाटर इतना बाहर जाता नहीं है। और प्लस CO2, जो रूबिस्को है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से भी लाइक अट्रैक्ट हो जाता है। और मतलब इट इज़ वेरी मच मतलब ऑक्सीजन से भी बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन से कनेक्ट होना इज मीन्स की डेथ फॉर प्लांट। भाई इन्हें CO2 चाहिए। CO2 ऑक्सीजन में कार्बन नहीं है, CO में कार्बन है, तो कार्बन से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो कार्बन चाहिए, तो ये क्या करता है कि भाई खोल के रखता है। तो 50% ये CO से कनेक्ट होता है, 50% ये होता है। तो इसके लिए इसको ज़्यादा देर खोल के रखना पड़ता है कि और कार्बन डाइऑक्साइड आ सके। और इससे लाइक कोई दिक्कत भी हुई प्लांट को कि भाई पानी इतना हॉट नहीं है, पानी की कमी लाइक पानी की वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़्यादा देर तक टोमेटो खोल सकता है। उसको ये डर नहीं कि भाई ट्रांसपिरेशन सारा पानी उड़ जाएगा और बाहर पानी की कमी नहीं है। बट भाई पर जो C4 प्लांट होते हैं भाई, ये हॉट, ये वाला प्लांट गर्मी में नहीं रह पाएगा। अगर आप गर्मी में रह दो तो भाई क्या होता है, अगर ये प्लांट फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है ना, जैसे अभी हीट वेव्स आ रहा है, जैसे वीट प्लांट ये C3 को फॉलो करता है, तो भाई ये होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये बंद हो जाता है ताकि वाटर बाहर इवेपोरेट ना हो सके। तो अब क्या हुआ, अंदर ऑक्सीजन तो बनता जा रहा है प्रोसेस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कम है पर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कम होगा और ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। तो इनका एक प्रोसेस होता है सेल का कि भाई ये ऑक्सीजन से भी ये ग्लूकोज बना लेते हैं। पर उसमें क्या होता है कि इनकी ATP यूज होती है, एनर्जी यूज होती है उससे। और एनर्जी यूज होती है तो भाई उससे ऑटोमेटिकली ही आउटपुट कम हो जाता है प्लांट का। 25% लाइक रिडक्शन हो जाता है आउटपुट में। अगर वो ATP यूज करने लग गया जो सेल का है एनर्जी वाला, तो उससे आउटपुट कम हो जाता है। तो इसलिए इसलिए जैसे हीट वेव होती है तो C3 प्लांट्स की आउटपुट कम हो जाती है खुद ब खुद। बट C4 प्लांट में एक अच्छी एडेप्शन है कि भाई ये इसको जैसे इसने बंद कर लिया, गर्मी हो गई तो इसने स्टोमेटा बंद कर लिया। तो ये क्या करता है कि भाई CO को ना एक PEP नाम का कोई एंजाइम है, ये से कनेक्ट हो जाता है ये। और ये PEP एंजाइम ऑक्सीजन से अट्रैक्ट नहीं होता, मतलब बिल्कुल नहीं होता, तो एक्सीडेट बना देता है उससे। कुछ टाइम मेल्टेड बनता है, मेल्टेड से ये जो दूसरा ना, ये दूसरा शेल है, ये दूसरा वो है सेल है, शीट सेल बोलते हैं इसको, शायद मेसोफिल सेल बोलते हैं। ये इसको इधर भेज देता है, ये C3 प्लांट में सेल नहीं होता, इसको अलग भेज देता है, बिल्कुल अलग कंटेनर। यहाँ पे जो माल्टेट होता है ये ब्रेक कर देता है जो है CO2, अलग ब्रेक होकर CO2 बन जाता है। और फिर इधर वही सेम प्रोसेस केल्विन साइकिल फॉलो हो जाता है। ठीक है, पीजीए बनाया, PGL बनाया और इससे गया, इससे जो बचा पायरुवेट जाता है। और ये ऐसे मतलब इसने इसको, तो इसमें उसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन करना था, वो नहीं होगा। और इसमें क्या है कि इसमें ये है कि इसमें अलग सेल नहीं है, ये डेजर्ट वाले प्लांट करते हैं जैसे पाइनएप्पल, इसमें ये रात को करता है सेम प्रोसेस कि भाई इसमें स्टोमेटा दिन में खोलने की जरूरत ही ना पड़े। ये रात को खोलता है, CO2 लेता है, पानी रात में लाइक कम ट्रांसपिरेशन है, ठंडा है तो ज़्यादा नहीं जाएगा, तो CO2 सेम प्रोसेस होता है। सुबह होती है तो ये इसको बंद कर देता है, CO2 तो ले लिया इसने जो लेना था। फिर वही सेम प्रोसेस रूबिस को कनेक्ट होके दिन में केल्विन ये बनाता है सेम। तो ये इसका ये प्रोसेस है, तो ये रात में ले लेता है। थैंक यू। और तो नहीं है, ये है ना, हाँ ठीक है। तो C4 ये होता है। तो C4 like they are C4 crops are very resilient to heat waves and yeah and output भी उनका डिक्रीज नहीं होता। तो यही है। इससे भाई ये